Hello students, I Dipali Mehta welcomes you on my YouTube channel Smart Learning. In the last video, we had discussed about the accounting treatment of the retirement of partner. I hope आप लोगों ने वो सारे notes अच्छे से maintain किए हैं क्योंकि आज हम लोग करने वाले हैं first question of retirement of partner. Of course आपको उतना पूरा तो clarity से नहीं समझ में आया होगा, but हम जब sum करते जाएंगे तो उस point को मैं आपको वापस refer करवाती जाऊंगी तो आपको वो entries ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे. So let us see our today's first question. So here is your question. Take a screenshot of the question or make the changes in your government textbook. This is your question number 1 of the government textbook on page number 183. Of course some changes are made. मैं ऐसे ही तो क्वेश्चन डायरेक्टली आपको दे नहीं देती हूँ, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर करती हूँ ताकि आपको कम से कम सम्स में ज्यादा से ज्यादा वैरायटी ऑफ एडजस्टमेंट्स और चीजों की प्रैक्टिस मिले. चलिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन को रीड करते हैं. ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. सबसे पहले हमें लास्ट लाइन पढ़ना है कि हमें प्रिपेयर क्या करने के लिए बोला है. तो यहाँ पे बोला गया है कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अ न्यू फॉर्म. सो हमें जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट यहाँ पे बनाना है. ओके, लेजर इसमें नहीं पूछा गया है. सो अकॉर्डिंग टू जर्नल वी विल मार्क दिस क्वेश्चन एंड देन वी विल सॉल्व. द बैलेंस शीट ऑफ मामा, काका एंड बाबा हु शेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 4:3:3. सो ये जो 4:3:3 है ये उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो उसे अंडरलाइन करो या बॉक्स करो. हमें बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2018 और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन हमें दिख रही है वो हमें अच्छे से पढ़नी है कि क्या बोला है कि काका रिटायर्स ऑन 1 अप्रैल 2018. मतलब वो पहले ही दिन पे रिटायर हो रहा है. ही इज नॉट रिटायरिंग ड्यूरिंग द ईयर, ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही इज रिटायरिंग. नाउ अकॉर्डिंग टू जर्नल वी हैव टू मार्क दिस क्वेश्चन. हमने पिछले वीडियोस में सारे जर्नल एंट्रीज ही सीखे थे, सारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखे थे. तो सबसे पहले क्या था? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, राइट. सो हमें ये देखना है कि बैलेंस शीट में हमें कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस दिए हैं क्या. सो इफ आई चेक ऑन द लायबिलिटी साइड, यस, जर्नल रिजर्व इज गिवन, बराबर है. सो जर्नल रिजर्व का हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा. और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का एंट्री तो हमने डिसोल्यूशन में भी किया है. क्या एंट्री होता है? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे क्या होगा? ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सभी को मिलेगा. सो अब ये पुरानी पार्टनरशिप बंद हो रही है और नई पार्टनरशिप ये लोग बाद में शुरू करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स. तो पुरानी पार्टनरशिप में तो रिटायरिंग पार्टनर भी तो था ही ना, राइट. इसलिए तीनों को डिस्ट्रीब्यूट होगा. दैट इज व्हाट आई हैड एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट वीडियो. सो ये एक जर्नल एंट्री आएगा. अदरवाइज यहाँ पे जो सप्लायर्स और लोन दिया है, फिलहाल जर्नल एंट्रीज में तो हम कहीं पे भी इसका कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे until and unless there is any change into the value of supplier and loan. All right, then capital account has been given. So yes, this values we need. We will prepare a small partners capital account in a working note. So वहां पे ये हमारा क्या हो जाएगा? ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा. देन एसेट साइड पे हमें कैश दिया है यहाँ पे. उसके बाद डेटर्स है, आरडीडी उसमें से लेस किया गया है, लाइव स्टॉक है, इक्विपमेंट्स है, फर्नीचर है, प्लांट है. बट ऑन एसेट साइड देयर इज नो एक्यूमुलेटेड लॉसेस. तो फिलहाल तो इसमें से किसी की भी जर्नल एंट्री नहीं आएगी until and unless we read the adjustments. Because अगर इसमें से किसी भी एसेट में चेंजेस है तो उसी का सिर्फ जर्नल एंट्री आएगा. राइट. सो इन शॉर्ट, जब हम एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन करते हैं तो बैलेंस शीट में से हमें सिर्फ दो ही चीज काम की होती है. अगर जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि या तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिया होगा या एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिया होगा या दोनों भी दे सकते हैं, तो बस उसी का एंट्री आएगा जर्नल में. अगर यही क्वेश्चन हम लेजर में करते देन व्हाट वी वुड हैव डन, हम यहाँ पे सब कुछ क्या करते? सप्लायर्स लोन को लायबिलिटीज में ही डालते. सारे यहाँ पे जो एसेट्स है लाइक डेटर्स, लाइव स्टॉक, इक्विपमेंट, फर्नीचर, प्लांट, ये सब का हम पोस्टिंग कहाँ पे करते? एसेट्स में ही पोस्टिंग करते. और फिर एडजस्टमेंट रीड करने के बाद अकॉर्डिंग टू दी एडजस्टमेंट, जहां पे भी एसेट्स या लायबिलिटीज पे एडजस्टमेंट है हम उसे इनर कॉलम में लिखते हैं और जिस पे एडजस्टमेंट नहीं है उसको सीधा आउटर कॉलम में लिखते हैं. लेकिन सारे एसेट्स और सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर तो होंगे ही न्यू बैलेंस शीट में अगर लेजर पूछा होता तो. ओके, सो फिलहाल हम जर्नल कर रहे हैं. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ यहां से एक ही एंट्री आएगा, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल पार्टनर्स. Now let us read the first adjustment. क्या बोला है? The share of Kaka in goodwill of the firm is valued at ₹2,700. The share of Kaka यानी कौन सा वैल्यूएशन मेथड हुआ गुडविल का? That goodwill has been valued यानी कि रेज किया गया है as per the retiring partner share. So जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, मैं आपको स्लाइड भी साथ में बताते जा रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आए.
से गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ओनली. सो रेज किया गया है, वैल्यूड, रेज्ड, ओपनड अकाउंट आर वन एंड द सेम. यानी हमने गुडविल क्रिएट किया है बट एज पर रिटायरिंग पार्टनर शेयर. सो व्हाट विल बी द एंट्री? गुडविल अकाउंट डेबिट टू आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो यहाँ पे मैंने शॉर्टकट में एंट्री भी लिख दिया है, गुडविल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके, अभी तक सिर्फ रेज्ड ही बोला है, रिटर्न ऑफ अभी तक कहीं पे वर्ड यूज किया नहीं है. सो अब तक तो हम यही कंसिडर करेंगे दैट गुडविल हैज बीन रेज एज पर रिटायरिंग पार्टनर शेयर. सेकेंड एडजस्टमेंट, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड 1/4 ऑफ द इक्विपमेंट इज टू बी रिटन ऑफ. सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और इक्विपमेंट्स में से भी 1/4 रिटर्न ऑफ करना, यानी अल्टीमेटली एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, रिड्यूस. सो फर्नीचर भी रिड्यूस हो रहा है और इक्विपमेंट भी रिड्यूस हो रहा है. सो यहाँ पे हमारा एसेट डिक्रीज हो रहा है. सो डिक्रीज हो रहा है मतलब हमें क्या होगा, लॉस. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा, एसेट्स. तो मैंने आपको लास्ट टाइम ही समझाया था कि आप रिवैल्यूएशन पे ध्यान दो, क्योंकि रिवैल्यूएशन अगर डेबिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हम डेबिट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली अदर अकाउंट्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, यानी एसेट्स क्या होगा, क्रेडिट. वैसे भी आप सिंपल लॉजिक भी अप्लाई कर सकते हो दैट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिकॉज उतना वैल्यू आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में से एसेट्स का कम हो गया, इसलिए क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नाउ फिलहाल मैं यहाँ पे एसेट्स में या लायबिलिटीज में कहीं पे कुछ भी मार्क नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे कहीं पे भी लेस करके नहीं दिखाना है, मुझे जर्नल एंट्री प्रिपेयर करनी है. सो वॉट एवर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आई विल गेट, दैट इज फर्नीचर जो है वो हमारा 17,500 है, तो 10% यानी 1750 वही वैल्यू मेरे लिए काम का है. सो 1750 आई विल रिकॉर्ड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट. सेम वे इक्विपमेंट का 1/4 जो है, इक्विपमेंट कितना है 4,000, तो उसका 1/4 यानी कि 1,000 हो जाएगा. सो जितना भी अमाउंट से मेरा एसेट रिड्यूस हो रहा है वो अमाउंट मुझे यहाँ पे जर्नल एंट्री में लिखना है. ऑलराइट. थर्ड एडजस्टमेंट, लाइव स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 12,000 एंड प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय बाबा एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू. ओके, अभी एंड आ गया, मतलब यहाँ पे 2 चीजें बताई गई है, 2 ट्रांजैक्शन दिए गए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले लाइव स्टॉक की बात करते हैं. लाइव स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 12,000. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लाइव स्टॉक? बुक वैल्यू क्या दिया है, बुक वैल्यू मतलब जो हमें बैलेंस शीट में वैल्यू दिया है, इट इज 12,500 और हमने 12,000 में बेचा है. सो 500 का हमें क्या हुआ है, लॉस. सो अभी एंट्री क्या होगा, हमारे पास पैसा आया, राइट. सो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा. लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा. और क्रेडिट में क्या जाएगा, एसेट्स. सो इस तरीके से कैश में भी मैं डी डाल देती हूं ताकि हमें पता चले कि कैश डेबिट है, रिवैल्यूएशन डेबिट है, तो एसेट्स क्या है, ऑटोमेटिकली क्रेडिट है, बिकॉज हमारे पास से एसेट क्या हुआ, गया. एंड अभी हम लोग सेकेंड वाले पार्ट की बात करते हैं. प्लांट एंड मशीनरी वाज टेकन ओवर बाय बाबा एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू. अभी यहाँ पे एसेट इज बीइंग टेकन ओवर बाय द पार्टनर. सो पार्टनर इज द डेबिट द रिसीवर, और वो 20% मोर देन द बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है, तो हमें प्रॉफिट ही हो रहा है. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बराबर है. देन हमारे पास से क्या हुआ, एसेट गया और हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट. सो प्रॉफिट हो रहा है तो कहां पे जाएगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड जाएगा. सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एसेट्स और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. सी ये मार्किंग आप आपके कन्वीनियंस के हिसाब से कर सकते हो, और आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको जर्नल एंट्रीज अच्छे से आता है, आपको मार्किंग की भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप रीडिंग करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और रीड करते करते भी आप जर्नल एंट्रीज पास कर सकते हो. देन अ प्रोविजन ऑफ ₹2,000 टू बी मेड फॉर अ क्लेम ऑफ कॉम्पनसेशन. हमें प्रोविजन रखना है कि हमें कॉम्पनसेशन कभी भी देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अभी से एक प्रोविजन यानी कि रिजर्व क्रिएट करना है, राइट. सो इसका मतलब ये होता है कि वो पैसा हम कहीं पे भी यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. इट इज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी. हमने वो कॉम्पनसेशन का रिजर्व रखा नहीं था, प्रोविजन नहीं रखा था. ओके, अब वो हमें प्रोविजन क्रिएट करना है, और वो कोई भी प्रोविजन होते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटीज होता है. यानी हमारी लायबिलिटीज बढ़ रही है तो रिवैल्यूएशन कहाँ पे जाएगा, डेबिट साइड, बिकॉज हमें लॉस हो रहा है. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, लायबिलिटीज, यानी कि टू लायबिलिटीज अकाउंट हो जाएगा. देन आरडीडी इज नो लॉन्गर नेसेसरी. यहाँ पे हमने 500 रुपीज आरडीडी माइनस किया है ना, विच इज नॉट रिक्वायर्ड. अभी आरडीडी रखने की कोई जरूरत नहीं है, तो आरडीडी भी एक टाइप का प्रोविजन ही होता है, राइट. आरडीडी क्या है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. हमको ऐसा लग रहा था कि 500 रुपीज हमारा डूब जाएगा, लेकिन अभी हम श्योर है कि वो पैसा हमारा डूबेगा
नहीं। ओके, सो अगर हम आरडीडी निकाल देते हैं तो अभी हमारा डेटर्स का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया, तो हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, राइट। सो आरडीडी एक अलग से प्रोविजन अकाउंट बनाया जाता है, तो एंट्री क्या होगा, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन क्रेडिट, क्योंकि आरडीडी अभी क्या हो गया, कम हो गया। सो हमें क्या हुआ, गेन। सो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सिंपल आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यहाँ पे हमने प्रोविजन क्रिएट किया, तो यानी हमें वो पैसा साइड में रखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ लायबिलिटी, कि कभी भी अगर कोई कॉम्पनसेशन हमें देना पड़े, हम पे कोई क्लेम करे, तो हमें उसमें से वो पैसा देना है, राइट। वैसे ही अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम ये प्रोविजन कैंसिल कर रहे हैं, तो अभी निकाल दे रहे हैं वो प्रोविजन, तो अब वो हमारे लिए लायबिलिटी रहा नहीं, अब वो हमारे लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। नाउ द लास्ट ट्रांजैक्शन इज 50% ऑफ द अमाउंट पेबल टू काका शुड बी पेड एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। यानी ये किसकी बात हो रही है, रिटायरिंग पार्टनर की बात हो रही है। यानी जो भी उसको ड्यू अमाउंट है उसमें से 50% उसको ऑन द स्पॉट पे कर देना है, और बाकी का उसका जो बैलेंस बचेगा वो लोन में ट्रांसफर करना है। सो अल्टीमेटली काका इज अ रिसीवर, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। टू क्या होगा, हमारे पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा, और बाकी का जो 50% है उसके लोन में ट्रांसफर करना है, तो रिटायरिंग पार्टनर्स क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट हो जाएगा। ओके, रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा। ऑलराइट, समझ में आया। सो ये इतनी एंट्रीज है, और हमें फिर इस क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी रहेगी। क्लोजिंग एंट्रीज का मतलब क्या होता है कि हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करना होगा, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा तो उसका भी जर्नल एंट्री पास करना होता है, तो उसके लिए वर्किंग नोट में हमें छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी जरूरत पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाना है और इसे सॉल्व कैसे करना है। सो दिस वे यू आर सपोज टू प्रिपेयर द फॉर्मेट। ऑन द टॉप यू आर सपोज टू राइट जर्नल ऑफ अ न्यू फॉर्म, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, ओके, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। इग्नोर दिस रो, ये मैंने सिर्फ डेबिट लिखने के लिए रखा है ताकि मेरा एक ही लाइन में वो प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, अदरवाइज इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू पीपल, राइट। सो आपके लिए मेन कॉलम्स क्या है, डेट, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट रुपीज और क्रेडिट अमाउंट रुपीज। अभी ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि डेट कॉलम बनाना जरूरी है क्या। यस, बनाना जरूरी है, बिकॉज ये सब चेंजेस हम कब कर रहे हैं, अब हम लोग न्यू पार्टनरशिप क्रिएट कर रहे हैं, राइट। सो इसीलिए न्यू पार्टनरशिप क्रिएट करने के समय जो भी हम ये ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो सब हमें यहाँ पे दिखाना है। सो अकॉर्डिंग टू दैट वी आर सपोज टू राइट द डेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर कीन टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80, बिकॉज हमें अलाउड नहीं होता है कि हम आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स दें। अगर आपका सब कैलकुलेशन वगैरह सब सही है, आपका कहीं पे भी एंट्रीज में या अकाउंटिंग इफेक्ट्स में मिस्टेक नहीं है, तो फिर आपके ये ओवरऑल ऐसे मिस्टेक्स ढूंढ के आपके मार्क्स काटे जाएंगे। सो इफ यू डोंट वांट टू लूज अ सिंगल मार्क, then prepare a proper format. Then below journal entries we will prepare a working note, एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। मैंने यहाँ पे तीनों का बनाया है, आप चाहो तो सिर्फ काका का बनाओ, यानी कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसी का सिर्फ बनाओ तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे कैपिटल एडजस्टमेंट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं दिया था। अगर हमें रिमेनिंग पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बोला है तो तभी वहां पे भी कुछ ना कुछ बैलेंस क्रिएट होगा और उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो हमें जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उसका भी कैपिटल अकाउंट रिक्वायर्ड होता है। इस क्वेश्चन में हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला है, तो अगर आप सिर्फ काका का बनाओगे तो भी चलेगा और तीनों का बनाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना ही हमें रिक्वायर्ड है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है या और कोई अकाउंट जर्नल के लिए कुछ बनाने की भी जरूरत नहीं है। लेट अस स्टार्ट विद आवर सम। सबसे पहले हमें यहाँ पे डेट लिखना है। विच डेट वी आर गोइंग टू राइट, द रिटायरिंग डेट। सो 2018 April 1st, ऑलराइट। सो दिस वे यू हैव टू जस्ट मेंशन वंस ओनली द डेट, फिर आप बार बार डेट मेंशन नहीं करोगे तो चलेगा। देन यू कैन जस्ट कंटिन्यू विथ योर सीरियल नंबर्स। सो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में से हमें सिर्फ एक ही जर्नल एंट्री पास करनी है, दैट इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द पार्ट। सो एंट्री क्या आएगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू मामास कैपिटल अकाउंट, टू काकास कैपिटल अकाउंट एंड टू बाबास कैपिटल अकाउंट। व्हेनेवर देयर इज अ पर्सनल अकाउंट, राइट फर्स्ट ऑफिस एस 6250 है, दैट वी आर सपोज टू डिवाइड इनटू द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, that is 4:3:3 which we had underlined. So यहाँ पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, 2500, 1875, 1875. Then we are supposed to write the narration, being general reserve distributed among partners in 4:3:3. Then in particulars you have to just draw a line
हम लोग जैसे जर्नल में सीखा ही है हम लोगों ने कि एक एक जर्नल एंट्री कंप्लीट होने पे हमें वहां पे क्या ड्रॉ करना होता है, लाइन, ओनली इन पर्टिकुलर्स, आपको सभी कॉलम्स में नहीं ड्रॉ करना है। नाउ सेकेंड एंट्री। सो सेकेंड एंट्री हम लोग एडजस्टमेंट से शुरुआत करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे एसेट्स में भी कोई एक्यूमुलेटेड लॉसेस दिए नहीं है। नाउ द फर्स्ट एडजस्टमेंट। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्या दिया है, द शेयर ऑफ काका इन गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹2700। सो हमें गुडविल एज पर रिटायरिंग पार्टनर शेयर दिया है और वो भी वैल्यूड बोला है, मतलब सिर्फ रेज बोला है, और हमने सारे एडजस्टमेंट्स पढ़ लिए, कहीं पे भी रिटर्न ऑफ वर्ड यूज नहीं किया है। सो दिस इज ओनली रेज्ड। तो रेज्ड का एंट्री भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे शॉर्टकट में पास करवा दिया है। बिजनेस में गुडविल आया, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, और हमें किसको देना है, काकास कैपिटल अकाउंट में डालना है, राइट, बिकॉज रिटायरिंग पार्टनर को हम उसे उसका शेयर दे रहे हैं, राइट। सो 2700 डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। सो नरेशन में क्या लिखोगे, जो ट्रांजैक्शन दिया है वही लिखना है, बीइंग गुडविल वैल्यूड एज पर रिटायरिंग पार्टनर शेयर। सी जनरली नरेशन आपको कुछ ज्यादा क्रिएट नहीं करना होता है, ओके, कोई क्रिएटिव सेंटेंसेस नहीं डालने हैं, नरेशन लिखना जरूरी है। अदरवाइज अगर आप नरेशन नहीं लिखोगे तो ओवरऑल आपका जो भी क्वेश्चन है जितने भी मार्क्स का, उसका 1/3 वैल्यू आपका डिडक्ट हो जाएगा because of narration. So you have to write narration, whatever you understand you write, but you write narration. Then third entry यानी कि हमारा second adjustment, furniture to be depreciated by 10% and 1/4 of the equipment to be written off. ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें क्या हो रहा है, लॉस। So either you can write revaluation account या फिर आप profit and loss adjustment account भी लिख सकते हो। ओके फिलहाल यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिकेशन क्वेश्चन में नहीं है, सो आई विल राइट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, 2 फर्नीचर अकाउंट एंड 2 इक्विपमेंट अकाउंट, राइट। एंड एज आई सेड कि हमें जितना अमाउंट रिड्यूस हुआ है, जितना हमें लॉस हुआ है, वो यहाँ पे लिखना है, पूरा फर्नीचर का वैल्यू नहीं लिखना है। सो फर्नीचर का वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, 17,500, तो उसका 10% 1750 हम यहाँ पे लिखेंगे, और इक्विपमेंट दिया है 4000, तो उसका 1/4 हमें रिटर्न ऑफ करना है। सो यहाँ पे हम 1000 लिखेंगे, यानी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें लिखना है, तो इतना हमें लॉस हुआ है, तो जो लॉस हुआ है 2750 का, वो रिवैल्यूएशन में जाएगा। सो अब यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एसेट्स डेप्रिसिएटेड, बिकॉज एसेट का नाम तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है, तो यहाँ पे आपको वापस नाम नहीं लिखना है, यू कैन जस्ट राइट बीइंग एसेट्स डेप्रिसिएटेड। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट, लाइव स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 12,000। अब यहाँ पे 2 चीजें दी है हमें, तो हम एक ही एंट्री में सब कुछ नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे तो क्या था कि फर्नीचर और इक्विपमेंट दोनों ही रिड्यूस हो रहा था, हम डेप्रिशिएट कर रहे थे, तो हमने उसको एक साथ में कंबाइन कर दिया एंट्री। बट यहाँ पे एक सेलिंग का एंट्री है और एक एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर है, सो वी विल पास अ सेपरेट एंट्री फॉर ईच ट्रांजैक्शन। सबसे पहले लाइव स्टॉक हमने बेचा है एट अ लॉस, बिकॉज हमें बुक वैल्यू 12,500 दिया था लाइव स्टॉक का, और हम 12,000 में बेच रहे हैं, और हमें पैसा आया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे, बिकॉज बैलेंस शीट में हमें क्लियरली कैश अकाउंट ही दिया है। यू आर नॉट सपोज टू राइट कैश और बैंक अकाउंट, ये मैंने आपको डिसोल्यूशन में भी बताया है। सो जो आपको स्पेसिफिकेशन दिया है उसी हिसाब से लिखना है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दिस पर्टिकुलर एंट्री। अगर आप यहाँ पे कैश और बैंक लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट में कहीं पे भी बैंक लिखा ही नहीं है। फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइव स्टॉक अकाउंट हो जाएगा। हमने 12,000 में बेचा है, तो 12,000 हमारा सेलिंग प्राइस है, सो डेबिट व्हाट कम्स इन, 500 का हमें लॉस हुआ, ओके, बिकॉज टोटल एसेट का वैल्यू है 12,500, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सो अभी हमें अपने नरेशन लिखना है, सो बीइंग एसेट सोल्ड एट लॉस, ओके, बहुत ही सिंपल लिखना है नरेशन में। सो ज्यादा ऐसा मैंने पहले आपको बोला कि कुछ क्रिएटिव चीजें नहीं लिखनी है, जो हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं बस वही मेंशन करना है। Now plant and machinery is taken over by Baba, 20% more than the book value. तो यहाँ पे हमें बेनिफिट हो रहा है, बट पार्टनर इज अ डेबिट द रिसीवर, सो बाबास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एंड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, राइट, बिकॉज यहाँ पे एसेट और लायबिलिटीज का जो भी वैल्यू कम ज्यादा होगा वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगा। नाउ प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिया है दैट इज 22,500, वो 20% मोर देन द बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है, यानी 22,500 पे अगर हम 20% निकालते हैं, सो हमें 4,500 का प्रॉफिट हो रहा है। सो ऑल टुगेदर बाबा के अकाउंट में कितना जाएगा, 27,000 जाएगा। नरेशन लिखते हैं, सो अगेन वॉट एवर इज गिवन इन द ट्रांजैक्शन वही हमें लिखना है, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी टेकन ओवर बाय पार्टनर एट 20% मोर देन द बुक वैल्यू। नेक्स्ट वन इज सिक्स्थ एंट्री,
और यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट कौन सा करने वाले हैं, फोर्थ, a provision of rupees 2000 to be made for a claim of compensation. So यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, we have to create a liability for us. So revaluation account debit to provision for compensation account, right? हम compensation देने के लिए ये पैसा साइड में रख रहे हैं. So यहाँ पे 2000 आ जाएगा. अब ये पहले से liability तो हमारे बैलेंस शीट में नहीं थी, right? हमारे पास क्या था, सिर्फ सप्लायर्स और लोन ही था, तो ये हम नया liability रिकॉर्ड कर रहे हैं. So whatever has been given in the transaction, that only we have to write that provision made for claim of compensation. Seventh entry और हमारा adjustment number 5 यहाँ पे RDD is no longer necessary. यहाँ पे हमने प्रोविजन क्रिएट किया और यहाँ से हम प्रोविजन क्या कर रहे हैं, कैंसिल, यानी रिजर्व कैंसिल कर रहे हैं. सो RDD अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट. ऑल द रिजर्व्स ऑलवेज कैरीज अ क्रेडिट बैलेंस. तो हम इसे अभी क्लोज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. 2 हमारे लिए क्या हुआ, गेन हुआ. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट. सो द RDD वैल्यू वाज 500. सो 500 हमें यहाँ पे लिखना है. ओके, यू आर नॉट सपोज टू राइट ओवर योर डेटर्स. जैसे मैंने आपको पहले ही एडजस्टमेंट में भी बोला कि RDD हम अलग से एक अकाउंट क्रिएट करते हैं, एक रिजर्व क्रिएट करते हैं, ये सोच के कि हमें ये पैसा मिलने वाला नहीं है. सो डेटर इज अ सेपरेट अकाउंट एंड RDD इज अ सेपरेट अकाउंट. सो यू कैन नॉट राइट ओवर योर डेटर्स. सो अगेन व्हाटएवर हैज बीन स्टेटेड इन द सेंटेंस, दैट ओनली वी हैव टू राइट, बीइंग RDD इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड और नेसेसरी. नेक्स्ट, 50% of the amount payable to Kaka should be paid and balance transfer to his loan account. अभी ये तो क्या हो गया, फाइनल पेमेंट हो गया रिटायरिंग पार्टनर को. बट बिफोर मेकिंग द फाइनल पेमेंट हमें उसे क्या देना पड़ेगा, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू हुए उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसमें भी रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा होता है, राइट? जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था, क्योंकि टिल डेट वो था ही बिजनेस में. आज वो 1 अप्रैल को रिटायर हो रहा है, तो लेकिन वो ही पुरानी एसेट्स आप नए बिजनेस में लेके जा रहे हो, नए पार्टनरशिप में लेके जा रहे हो, तो उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा एसेट्स रिवैल्यूएशन में, उसमें रिटायरिंग पार्टनर को भी शेयर मिलना चाहिए. सो उसको फाइनल पेमेंट देने से पहले हमें रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस ढूंढना पड़ेगा, राइट? अब ये तो जर्नल एंट्री है, लेजर होता तो हम बैलेंसिंग कर लेते तो हमें पता चल जाता. अब जर्नल एंट्री से हम कैसे ढूंढेंगे, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी एंट्रीज रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है उसका सिर्फ अमाउंट का पोस्टिंग यहाँ पे करेंगे. वी हैव नो नीड टू पोस्ट ईच एंड एवरी सिंगल आइटम एंड इंडिविजुअली हम पूरा अच्छे से उसको बनाने की जरूरत नहीं है. हमारा पर्पस है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या तो लॉस ढूंढना. ना यहाँ पे अगर हम देखते हैं फर्स्ट एंट्री में कहीं पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है, सेकेंड में भी नहीं है, थर्ड में है. थर्ड में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट. कितने अमाउंट से, 2750. तो हमें कोई प्रॉपरली यहाँ पे लेजर पोस्टिंग नहीं करना है कि सेम अकाउंट सेम अमाउंट सेम साइड, बट द नेम शुड बी ऑपोजिट. वो हम लेजर में करेंगे. तो यहाँ पे आपको फर्नीचर, फिर इक्विपमेंट, वो आपको अलग अलग लिखने की कोई जरूरत नहीं है. रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है टोटल 2750 से, तो जस्ट राइट 2750, राइट? बिकॉज जितने वैल्यूज हमारे पास कम होंगे उतना अच्छा रहेगा, हमारा कैलकुलेशन फास्टर होगा. देन फोर्थ एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट में है 500 रुपीज, राइट? सो यहाँ पे अभी मैं दूसरा अमाउंट लिख देती हूँ 500. आई विल गो अकॉर्डिंग टू द एंट्रीज. ओके, देन फिफ्थ एंट्री में है रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 4500 से, तो यहाँ पे क्रेडिट में मुझे 4500 लिखना है. उसके बाद यहाँ पे सिक्स्थ एंट्री में भी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है विथ ₹2000. सो यहाँ पे 2000 लिख देती हूँ मैं. और ये जो लास्ट एंट्री हमने पास किया उसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो 500 यहाँ पे आ जाएगा. सो नाउ इफ आई टोटल दिस अप, अगर मैं कैलकुलेशन करती हूं तो मुझे क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो क्या मिल रहा है, 5000 मिल रहा है, और डेबिट साइड का जो मुझे टोटल है वो मिल रहा है 5250. सो ये मैंने सिर्फ रफ कैलकुलेशन किया है मेरे नॉलेज के लिए कि डेबिट का कितना है, क्रेडिट का कितना है. अभी फाइनली हम टोटल में तो कौन सा लिखेंगे, जो हायर है. तो टोटल में जो हायर है मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है, यानी कि डेबिट का टोटल ज्यादा आ रहा है 5250. सो आई विल मेंशन ओवर हियर. सो 5000 उसमें से माइनस करूंगी, मतलब 250 का मुझे क्या हो रहा है, लॉस. एंड दिस लॉस विल बी डिवाइडेड अमंग ऑल द 3 पार्टनर्स, मामा, काका एंड बाबा. सो आई एम नॉट राइटिंग द फुल नेम ऑल्सो, आई एम जस्ट राइटिंग द इनिशियल. अब ये 250 रुपीज हमें तीनों पार्टनर्स में बांटना है अकॉर्डिंग टू देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग
रेशियो। सो एम का आएगा 100 और काका और बाबा का आएगा 75-75। सो क्रेडिट में हमें डिफरेंस मिला है। सो बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पे डेबिट साइड में ट्रांसफर होगा। फॉर नाउ इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली ट्रांसफर, या फिर हम जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे टू फाइंड आउट काकास बैलेंस, तो हम लोग करेंगे। बट हमें एंट्री तो मिल गया, यहाँ क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेफिनेटली क्या होगा, डेबिट होगा। सो वी कैन पास द एंट्री। सो हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, मामास कैपिटल अकाउंट डेबिट, काकास कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाबास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। अब हमने वो जो डिस्ट्रीब्यूशन किया 100, 75, 75 और टोटल रिवैल्यूएशन लॉस हमारा कितना था 250। तो उसी का हमें नरेशन भी लिखना है, बीइंग रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन 4:3:3। सो यहाँ पे अभी हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस का भी एंट्री आ गया। अभी हमें जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको फाइनल पेमेंट देना है। सो फाइनल पेमेंट देना है तो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमें सबसे पहले क्या चाहिए, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और एज आई सेड कि यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग सिर्फ काका का अकाउंट ही बनाएंगे तो भी चलेगा, राइट। सो रिलेटेड टू काका वी विल पोस्ट एवरीथिंग। सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन का अमाउंट मैं पोस्ट कर देती हूँ 15,000। यही मुझे चाहिए क्वेश्चन में से, बाकी अब सब कुछ मुझे कहाँ से लेना है, एंट्री से लेना है। सो जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जो काकास कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1875, तो मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में 1875 लिख देती हूँ। देन सेकेंड एंट्री में भी काका का नाम है 2700, सो मैं यहाँ पे 2700 लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद अभी थर्ड एंट्री में कहीं पे भी काका का नाम नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में जो है वो बाबा है, काका नहीं है, राइट। सिक्स्थ में भी नहीं है, सेवेंथ में भी नहीं है, एथ में है 75 रुपीज काकास कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। सो आई विल राइट ओवर हियर 75। अब मैंने ये दो पार्टनर का अकाउंट क्यों नहीं बनाया, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि कैपिटल एडजस्टमेंट का यहाँ पे ट्रांजैक्शन नहीं दिया है। कैपिटल एडजस्टमेंट का ट्रांजैक्शन देते तो हमें डिफरेंस आता, और वो डिफरेंस हमें या तो कैश, बैंक या करंट या लोन में एडजस्ट करना रहता। बट ऐसा कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो अल्टीमेटली हमें बैलेंस क्रेडिट डाउन मिलेगा, और वो बैलेंस क्रेडिट डाउन तो बैलेंस शीट में जाएगा, और हमने बैलेंस शीट बनाई नहीं है तो फिर हमें बाकी का ये मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है। So now we'll total up Kaka's capital account, and as we know the credit side is more. So अभी credit side का हमारा total so अभी हमारा credit side का total क्या हो जाएगा 19,575। So मैंने यहाँ पे भी वो mention कर दिया। अब उसमें से 75 माइनस किया, यानी आपको ओरली याद रखना है कि 19,500 बचता है, बराबर है। क्यों? क्योंकि हमें 50% कैश बोला है। सो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ तो आपको आसानी होगा समझने में। दैट 50% कैश में जाएगा और 50% कहाँ पे जाएगा, लोन में जाएगा। सो नाउ वी कैन इजिली डिवाइड 19,500 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है हाफ हाफ में। सो हमारे पास बैलेंस क्या आएगा 9750। सो अभी हमारा एंट्री बन गया काकास कैपिटल अकाउंट डेबिट बिकॉज ही इज अ डेबिटर रिसीवर टू कैश अकाउंट टू काकास लोन अकाउंट। 19,500 टोटल उसे रिसीवेबल था, उसमें से कैश 9750 और 9750 उसका लोन में ट्रांसफर होगा एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, सो एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द adjustment I have written being 50% amount paid to Kaka and balance transfer to his loan account. So जैसा हमें इंस्ट्रक्शन दिया था वैसा ही हमने लिखा है। So यहाँ पे अभी हमारे सारे ट्रांजैक्शन हो गए as per the information was given in the question. Alright, so जब भी आपका ये पूरा जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाता है so you are supposed to do the totaling also. So यहाँ पे आपको दोनों तरफ टोटलिंग करना है जर्नल का। So जर्नल का भी एट द एंड टोटल किया करो। अगेन आई एम सेइंग कि एज सच तो मार्क्स नहीं कटेंगे टोटलिंग की वजह से, बट जो स्कोरर है जिनको ऑन एंड ऑन स्कोर करना है फॉर देम इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। इफ यू हैव एनी डाउट और अ कंफ्यूजन प्लीज पुट इट इनटू द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू द सेम। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर क्वेश्चन। टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। Thank you very much. Take a very good care of yourself and your family. Bye bye.